आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए पहले कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। इसमें क्या होता है, एक असर्शन होता है और एक रीजन होता है। आंसर आपको कैसे सेलेक्ट करना है उसके इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं। अगर आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आपको आंसर 1 सेलेक्ट करना है। किसी केस में आपको आंसर ए भी मिल सकता है। अगर आपका असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो उस केस में आपको 2 आंसर सेलेक्ट करना है। कभी कभी आपको बी भी मिल सकता है। अगर आपका असर्शन ठीक है, रीजन गलत है तो आपको आंसर 3 सेलेक्ट करना होता है। कहीं कहीं आपको सी भी मिल जाएगा। अगर आपका असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है तो आंसर 4 सेलेक्ट करना होता है। किसी केस में आपको डी भी मिल सकता है। ये जनरल से इंस्ट्रक्शन लगभग हर असर्शन और रीजन की यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। ओके, मैं आपके लिए यूनिट वाइज असर्शन रीजन के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफर कॉन्सिडरेबली इन देयर मोड ऑफ इंट्रैक्शन विद द मैटर। हर वेव अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है। सही बात है, क्योंकि हर वेव की एनर्जी अलग होती है तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम भी उनका अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेक्ट करती हैं। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स और द फ्रीक्वेंसी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग प्रकार की होती है, वेवलेंथ अलग अलग प्रकार की होती है। बट ये जो रीजन हमारे पास ये आया है, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा कि इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कारण ही वो इंट्रैक्शन इनका अलग होता है या कोई और रीजन होता है। वो रीजन यहाँ पे सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो इस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द सेम स्पीड बट दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स और द फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है। सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वैक्यूम में उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि जैसे आपके पास माइक्रोवेव दे देगा और रेडियो वेव दे देगा और उनकी जो स्पीड का रेशियो पूछ लेगा तो ध्यान देना स्पीड का रेशियो 1:1 आएगा। क्योंकि माइक्रोवेव हो, रेडियो हो, गामा हो, एक्सरे हो, कोई भी वेव हो, अगर वो वैक्यूम में चल रही है तो स्पीड इतनी होने वाली है, तो रेशियो 1:1 ही होगा उस केस में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आगे स्टेटमेंट भी बोला कि वैक्यूम में स्पीड सेम रहती है बट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, बट दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको पता है जैसे रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वायलेट लाइट की वेवलेंथ होती है सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो लेकिन फिर भी ये वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ की स्पीड से चलती हैं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग चलती हैं। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंड रेडिएट दैम। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो वेवलेंथ होती है वो उस सिस्टम पे डिपेंड करती है जहाँ से वो पैदा हुआ था। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आंसर हमारा 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिटेक्टेड बाय सम मीन्स बेस्ड ऑन द फिजिकल इफेक्ट्स दे प्रोड्यूस्ड ऑन इंटरेक्टिंग विद मैटर। सही बात है। मैटर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मीन असर्शन सही है। रीजन क्या है, द ऑसिलेटिंग फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन एक्सेलरेट चार्ज एंड कैन प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग current, therefore an apparatus designed to detect EM waves is based on this fact। ठीक है, ऑसिलेटिंग जो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेटिंग फील्ड है मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमको ऐसा कोई डिवाइस बना सकते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ठीक है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो आंसर हमारा 1 रहेगा। क्वेश्चन 4, infrared waves are often called heat waves।
इंफ्रारेड को हीट वेव्स बोलते हैं क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो भी होता है वो IR रेडिएशन के कारण ही होता है। जैसे आपको बेसिकली पता होगा, हमारी जो सोलर रेडिएशन होती है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्वेश्चन है इसमें आप पे। पहला जो होता है वो विजिबल होता है, और ये आपके अर्थ के ऊपर आता है, इसके कारण आप जितने भी सीन इफेक्ट हैं, देखने के जितने भी प्रभाव हैं वो विजिबल के कारण कर पाते हो। दूसरा आपके पास जो आता है वो IR आता है, और इसके कारण हीटिंग इफेक्ट होता है। इसको ध्यान रखना, कौन सा इफेक्ट होता है IR के कारण? हीटिंग इफेक्ट होता है। और जो थर्ड आता है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन UV होती हैं, और ये O3 के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो हमारी जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर 3 टाइप की वेव्स होती हैं। कौन सी? विजिबल होती हैं, IR होती है रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन होती हैं, IR रेडिएशन होती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं। अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्ब हो जाती है तो हमारे अर्थ सरफेस पे आती नहीं है, तो हमें विजिबल और IR ही मिलता है। तो IR हीटिंग इफेक्ट करते हैं, यहाँ भी हीट वेव्स इसीलिए इनको बोलते हैं, मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? इंफ्रारेड वेव्स वाइब्रेट नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन्स बट इंटायर एटम और द मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस विच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही आ गया है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको करना हो तो शॉर्ट वेव बैंड्स मतलब शॉर्ट वेव्स को हम यूज़ करते हैं, और उसका रीज़न क्या है कि आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट वेव्स इन दीज बैंड्स, यानी शॉर्ट वेव्स के जो बैंड्स होते हैं उन्हीं को आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम शॉर्ट रेंज के लिए क्या करते हैं, हम जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट है उसके लिए हम शॉर्ट वेव्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट वेव्स को ही आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर सकता है। असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर आपका होगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। देखिए, आपको टीवी ट्रांसमिशन करना है तो बगैर सैटेलाइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीज़न ये है कि आइनोस्फीयर जो होता है, जैसे आइनोस्फीयर है, तो आइनोस्फीयर जो की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा के अगर रेडिएशन आएंगे तो आइनोस्फीयर को इस प्रकार से पेनिट्रेट कर जाती हैं, और उस लिमिट से कम रेडिएशन है उनको आइनोस्फीयर इस प्रकार से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जो हम पिछले क्वेश्चन में शॉर्ट वेव्स के लिए किया था। तो शॉर्ट वेव बैंड तो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट और हाई फ्रिक्वेंसी हो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रिक्वेंसी हैं वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं, और वो आइनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो मतलब उनको वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए, अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास कोई डिवाइस होना चाहिए, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ये असर्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब हमें रीजन देखना है, रीजन क्या है इसका? टेलीविजन सिग्नल्स आर नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फीयर, देयरफॉर रिफ्लेक्शन इज अफेक्टेड बाय सैटेलाइट। बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, तो इस केस में आंसर हमारा 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑप्टिकल एंड द रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज पॉसिबल ओनली फॉर सैटेलाइट और ऑर्बिटिंग द अर्थ। देखिए, ऑप्टिकल मतलब जिसमें आप लाइट वेव्स यूज़ करते हो, विजिबल लाइट यूज़ करते हो, और रेडियो टेलीस्कोप जिसके अंदर हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, ये दोनों के दोनों हैं अर्थ के ऊपर बिल्ट कर सकते हैं, बट एक्सरे जो टेलीस्कोप होती है और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में जब एक्सरे टेलीस्कोप यूज़ करते हैं उसको हम ग्राउंड पे यूज़ नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट में ही यूज़ किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सरे को वाले को आप सैटेलाइट में ही यूज़ क्यों करते हो, ग्राउंड पे क्यों नहीं कर सकते? तो उसका कारण ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सरेज को अब्जॉर्व कर लेता है। एक्सरे को वो क्या करता है, आने ही नहीं देता, या अपने से बाहर नहीं जाने देगा। अगर अर्थ से एक्सरेज को आप बाहर भेजोगे तो अब्जॉर्व कर लेगा, तो स्पेस में नहीं जाने देगा, तो उसके कारण वो जो टेलीस्कोप है वहाँ से बेकार हो जाती है। इसलिए असर्शन ठीक है। रीज़न देखते हैं क्या है। एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब एक्सरेज वाइल विजिबल एंड द रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट इट। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो आंसर हुआ 1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर वुड हैव बीन लोअर। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इसका टेम्परेचर लोअर होता। हाँ, लोअर होता। क्यों होता? उसका रीज़न ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इसके अंदर आपके पास वेरियस गैसेज हैं, जैसे O2 है, H2 है, CO2 है,
CO है। इनमें सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन आप देखते हो उसमें क्या है, N2 नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। उसमें कुछ हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, जैसे CH4 है, मीथेन है, ऐसे कुछ ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं। उसमें CO2 भी आता है, CO भी आता है। तो इस एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एक ब्लैंकेट की तरह बिहेव इसलिए करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सोलर रेडिएशन है इस प्रकार से सन से अर्थ के अंदर तो आ जाएंगी, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो ये एटमॉस्फेयर इनको अपने से बाहर नहीं जाने देता, और बाहर नहीं जाने देता तो यहाँ पे फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इसका मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। बात आती है रीजन की। रीजन में देखते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर द ग्रीन हाउसेज इफेक्ट विल बी एब्सेंट। बिल्कुल सही बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होगा ही नहीं तो कहाँ से गर्मी आएगी। तो रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो इस केस में हमारा आंसर 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन EM वेव द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कम होता है। सही बात है, तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है इसका, एनर्जी ऑफ द EM वेव इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी सही है, दोनों की एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है, तो रीज़न भी ठीक है। बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा क्यों होता है। दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आंसर 2 रहेगा इस केस में हमारा। तो हमारा आंसर रहेगा आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन कुकिंग इन माइक्रोवेव ओवन्स मेटल्स कंटेनर्स आर यूज। नहीं, मेटल कंटेनर्स यूज नहीं करते हम वहाँ पे क्या करते हैं, चाइनावेयर्स यूज़ करते हैं। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उनको यूज़ करते हैं। और मेटल वाले यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माइक्रोवेव के कांटेक्ट में आने के बाद जो मेटल कंटेनर्स हैं वो चार्ज्ड हो सकते हैं और चार्जिंग के कारण शॉक लग सकता है ना, इसलिए मेटल कंटेनर्स वहाँ पे कभी भी यूज़ नहीं करते, चाइनावेयर्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब असर्शन है आपका गलत है। रीज़न क्या है, एनर्जी ऑफ द माइक्रोवेव कैन बी ईजिली ट्रांसफर टू द फूड थ्रू मेटल्स। नहीं, फूड के जो मेटल्स के जरिए कहता है कि जैसे मेटल पहले वही माइक्रोवेव से मेटल गर्म हो जाएगी और वो फिर फूड तक चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है माइक्रोवेव ओवन में। तो रीज़न भी बिल्कुल गलत है। होता एक्चुअली क्या है कि जो माइक्रोवेव्स होती है वो डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल को हीट करती हैं और वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो उससे जो गर्मी आती है, इंटरनल एनर्जी आती है, उस हीट से ही आपका जो फूड होता है वो कुक होता है। उसमें मेटल कंटेनर जैसे आपका कन्वेंशनल कुकर होता है या कन्वेंशनल हीटर होते हैं, उसमें आप मेटल कंटेनर के अंदर फूड रखते हो, मेटल कंटेनर पहले गर्म होता है फिर फूड गर्म होता है, ऐसा माइक्रोवेव ओवन में नहीं होता है ना। तो असर्शन रीजन दोनों गलत हैं और असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी टोटली गलत ही दिया इसमें, और दोनों गलत ही हैं। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, फूड इज कुक्ड फास्टर बाय माइक्रोवेव्स देन बाय कन्वेंशनल गैस बर्नर। बिल्कुल सही बात है, फास्टर इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ टारगेट मॉलिक्यूल है, या टारगेट मॉलिक्यूल का मतलब जो हमारा टारगेट है ओनली फूड, और उसमें टारगेट मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही गर्म करेगा और वाटर मॉलिक्यूल तुरंत क्या करते हैं, पूरा जो फूड है उसको कुक करवा देता है। तो आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट इसमें होती नहीं है। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न देख लेते हैं। माइक्रोवेव है मोर एनर्जी देन हीट वेव्स। ऐसा नहीं है, माइक्रोवेव की एनर्जी हीट वेव से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो उस केस में आंसर हमारा होगा 3। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोवेव्स आर कॉमनली यूज्ड इन रेडार टू लोकेट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। सही है, आपके जो हेलीकॉप्टर होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, इनको लोकेट करने के लिए हम माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। और उसको यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा होती है, वो स्मॉल होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है, माइक्रोवेव है द स्मॉलर वेवलेंथ देन द रेडियो वेव। बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया है, दोनों ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर 1 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वायरमेंटल डैमेज हैज़ डिप्लेटेड द ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर। मतलब जो इन्वायरमेंट के डैमेज हुए हैं उनसे जो आपकी जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हुआ है। तो बिल्कुल सही, इन्वायरमेंटल डैमेज से ही ओजोन लेयर का डिप्लेशन हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर हुआ है। जैसे इन्वायरमेंट में हमने क्या किया, क्लोरोफ्लोरो गैसेज हैं या क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो हमने ज़्यादा इन्वायरमेंट में छोड़े। जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर था, एसी हैं इनमें से, या फिर आपके पास कुछ सेविंग क्रीम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। तो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के डैमेज हुए और उससे आपके ओजोन लेयर में भी डिप्लेशन हुआ है।
तो असर्शन आपका बिल्कुल ठीक था। रीजन देखते हैं क्या है, इंक्रीज इन ओजोन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन टू द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, अगर आप ओजोन डिक्रीज हो जाएगा तो यूवी की जो रेडिएशन हैं वो भी अर्थ में जा जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अर्थ से हमें 3 प्रकार की रेडिएशन मिलती हैं, विजिबल मिलती है, इंफ्रा मिलती है, आईआर मिलती है, और एक यूवी मिलती है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और यूवी O3 के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हमें मिलता नहीं अर्थ पे, ये दोनों मिलती हैं। तो नहीं मिलने का रीजन क्या था कि ये ओजोन से अब्जॉर्ब हो जाती है, तो रीजन बिल्कुल ठीक है। बट ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि ओजोन का डिप्लेशन हुआ क्यों, है ना। डिप्लेशन आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के वगैरह से हुआ था, तो वो रीजन एक्सप्लेन कर नहीं रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फियर डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। ये गलत बात है। एल्टीट्यूड के साथ साथ हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी चेंज होती जाती है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे ही एल्टीट्यूड बदलती है तो क्या बदलता है, टेम्परेचर बदलता है। और अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर से हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे जो आयोनाइजेशन है एयर मोलिक्यूल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, और आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी तो आयंस कम बनेंगे, तो कंडक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब असर्शन जो यहाँ पे है बिल्कुल गलत है कि एल्टीट्यूड जो होती है वो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। इसका मतलब ये निकलता है, लेकिन ये क्या बोलता है कि एल्टीट्यूड इफेक्ट करती नहीं, तो इसलिए असर्शन क्या है, गलत है। रीजन क्या है वो देख लेते हैं। कॉस्मिक रेज फ्रॉम द आउटर सरफेस एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर डू नॉट अफेक्ट इट। ये भी गलत है कि कॉस्मिक रेज है ना अर्थ एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती हैं, तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो हमारा आंसर रहा यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 15, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। हाँ, लाइट वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। ध्यान देना, जो भी ट्रांसवर्स वेव्स जितनी भी होती हैं, जितने भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो सभी के सभी पोलराइज किए जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है कि आपकी जो साउंड वेव हैं, साउंड वेव्स जो हैं उनको आप पोलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और हम सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को ही पोलराइज कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे असर्शन था वो बिल्कुल ठीक था। रीजन देख लेते हैं क्या है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव विद द सेम स्पीड इन द वैक्यूम। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वैक्यूम में सेम स्पीड के साथ मूव करती हैं, तो रीजन भी बिल्कुल सही है। बट ध्यान दें, लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड, लाइट वेव को पोलराइज किया जा सकता है। और रीजन में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सेम स्पीड से वैक्यूम में मूव करती हैं। रीजन भी ठीक है, बट रीजन ने यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि पोलराइज क्यों की जा सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास रीजन के अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए इस केस में आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा, 2 आंसर आपका रहने वाला है। तो आंसर आप यहाँ पे क्या देंगे, आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 2 का मतलब ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट आर की जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। तो आंसर आएगा 2 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की दोनों बराबर होती हैं। रीजन देख लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये बात भी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है। बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि ये जो एनर्जी डेंसिटी दोनों के बराबर क्यों होती है। ओके, तो इसका मतलब इस केस में ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो आंसर हमारा 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए मटेरियल मीडियम द स्पीड ऑफ पार्टिकल कैन बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। भाई कोई भी मटेरियल मीडियम होता है उसमें स्पीड क्या बोलता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल कैन बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी मटेरियल मीडियम में पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो सकती है, ये हमारा असर्शन है। तो कोई भी मटेरियल मीडियम में स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वो नहीं रहती है, ध्यान रखना। जब मीडियम की डेंसिटी बदलोगे, ऑप्टिकल डेंसिटी बदलोगे, तो ये स्पीड डिक्रीज हो सकती है। उस केस में ऐसा बन सकता है आपके पास कि जो मटेरियल मीडियम में है तो स्पीड ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो सकती है देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, उस स्पेशल मीडियम में। बट आप वैक्यूम की बात करोगे तो वैक्यूम में तो मैक्सिमम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर ही होती है ना, तो वहाँ पे नहीं हो सकती। तो असर्शन आपका ठीक है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है, इन द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट लो वेवलेंथ रेडिएशन इज अलाउड टू पास बट हाई वेवलेंथ रेडिएशन इज नॉट अलाउड टू
पास। ये बात बिल्कुल ठीक है, रीज़न बिल्कुल ठीक है, बट रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या रहने वाला है, हमारा आंसर रहेगा 2। ओके, तो ये जो असर्शन रीजन के ऐसे जो क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस जो होती है वो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करने में और चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत सहायता देते हैं। इसलिए असर्शन रीजन को आप ध्यान से देखें और कंटिन्यूस में एक एक करके वीडियोज़ आपके लिए लेते आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है वेव ऑप्टिक्स का।